जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की पहली विशेषता है कि इसमें क्रेता विक्रेता की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कोई भी क्रेता या विक्रेता मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे आप सामान्य बाज़ार में जाते हो, एक विक्रेता जो है वो सस्ते टमाटर बेचने लगे तो बाकी सारे क्रेता सारी दुकानों को छोड़कर इसके पास आएंगे। मतलब ये विक्रेता क्या है, मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में है। परंतु पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता है। बाजार का पूर्ण ज्ञान। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें विक्रेता और क्रेता दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य पर बिक रही है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। समरूप वस्तुएं, जो बेची जाने वाली वस्तुएं होती हैं वे रंग रूप आकार डिज़ाइन सब में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, समझाइए। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं होती हैं वो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, काल्पनिक स्थिति है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है कि वस्तु एक रूप होती है, रंग रूप आकार डिज़ाइन में एक रूप। वास्तविक जीवन में हमने क्या देखा है कि वस्तु जैसे साबुन लेने जाएं तो 10 रुपये की जितनी भी साबुन है, अलग अलग ब्रांड की जो साबुन है उनके रंग रूप आकार डिज़ाइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। सरकारी, आपको क्या करना है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता याद करना है, वही पॉइंट लिखना है, लास्ट में लिखना है कि यह वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती, इसलिए यह काल्पनिक स्थिति है। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप पर नियंत्रण। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन वास्तविक जीवन में सरकार जो है बाजार में हस्तक्षेप करती है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक स्थिति है। क्रेता विक्रेता की संख्या ज़्यादा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन वास्तविक जीवन में क्रेता विक्रेता की संख्या कैसी होती है, सीमित होती है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है। लाभ अधिकतमीकरण को समझाइए। नाम से स्पष्ट है, लाभ अधिकतमीकरण यानी अधिकतम। किसी फर्म को अधिकतम लाभ कब होता है, जबकि उसने जो लागत लगाई है और वस्तु को बेचने से उसको जो आगम प्राप्त हुआ है। आगम का मतलब वस्तु को बेचने से जो आय प्राप्त हुई, इन दोनों के बीच अंतर जब सबसे अधिक होता है तो फर्म को लाभ अधिकतम होता है। जब फर्म की लागत और आगम में अंतर सबसे अधिक होता है तो फर्म उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करती और इसी को साम्य अवस्था भी कहते हैं। पूर्ति के नियम को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। पूर्ति का नियम क्या बताता है कि वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाए तो पूर्ति बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत यदि घट जाए तो पूर्ति घट जाती है। तो कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध होता है, धनात्मक। रेखा चित्र में आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं, ये वस्तु की कीमत है और ये वस्तु की पूर्ति है, OX अक्ष और ये OY अक्ष है, 0। और पूर्ति के लिए आप सिंगल एक लाइन खींच के SS लिख देंगे तो भी चलेगा। पूर्ति के नियम का एक्सप्लेनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि OX अक्ष पर वस्तु की पूर्ति को बताया गया है, OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को बताया गया है, SS क्या है, पूर्ति वक्र है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यह बताता है कि कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। एक फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले 3 तत्व। इसमें हमें ये लिखना है कि ये जो पॉइंट है इसके कारण पूर्ति बढ़ रही है या घट रही है।
वस्तु की कीमत, यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो पूर्ति बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत घट जाए तो पूर्ति घट जाएगी। बस इतना ही लिखना है। दूसरा है फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या यदि बढ़ जाए तो पूर्ति बढ़ जाएगी, फर्मों की संख्या यदि घट जाए तो पूर्ति घट जाएगी। फर्म का उद्देश्य। फर्म का उद्देश्य यदि अधिक लाभ कमाना है तो पूर्ति बढ़ जाएगी, और इसके विपरीत स्थिति में पूर्ति कम हो जाएगी। यदि फर्म का उद्देश्य बाजार पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? बाजार पूर्ति वक्र क्या होता है? जैसे ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है, ऐसे ही कई फर्मों का जो पूर्ति वक्र है उनका हम योग कर लेंगे तो हमें बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त होगा। बाजार पूर्ति वक्र वह वक्र है जो किसी समय विशेष पर विभिन्न कीमतों पर सभी उत्पादकों द्वारा वस्तु की बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई मात्राओं को दिखाता है। यह व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का योग होता है। पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति को चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए चित्र में हमें दिख रहा है कि मान लीजिए पहले वस्तु की कीमत P थी, तब पूर्ति इतनी थी। बड़ी कीमत बढ़कर P2 हो गई तब भी पूर्ति इतनी है। कीमत घटकर P1 हो गई तब भी पूर्ति इतनी है। यानी पूर्ति क्या है? बेलोजदार। बेलोजदार पूर्ति में क्या होता है? कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति कहते हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति को चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए पूर्णतः लोचदार पूर्ति में क्या है? ये एक कीमत है, इस पर आप कम मात्रा में भी बिक्री कर सकते हैं, अधिक मात्रा में भी। तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति में क्या होता है? कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होता है। कभी कीमत कम होती है, कभी कीमत ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति को समझाइए। सीमांत आय या सीमांत संप्राप्ति अंतिम इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय है। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 वस्तुएं बेची और आपको 100 रुपये मिले, यानी 1 रुपये की एक वस्तु। 101 वस्तु बेची तो आपको 101 रुपये मिले। तो कीमत कितनी है? 1 रुपये। कितनी वस्तु बेची हैं आपने? 101। तो आपकी आय कितनी हो गई? 101 रुपये। अब पूर्व में आपको कितनी आय मिली थी? 100 रुपये माइनस 100, तो आपकी सीमांत आय कितनी हो गई? 1 रुपये। एक अतिरिक्त वस्तु की आय कितनी हो गई आपकी? 101 रुपये। तो एक अतिरिक्त वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय या अंतिम वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। औसत संप्राप्ति किसे कहते हैं? औसत आगम उत्पादन की निश्चित मात्रा में बिक्री की प्रति इकाई आय है। तो औसत आगम हम किसे कहते हैं? प्रति इकाई आय को हम औसत आगम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? कुल आय में हम बेची गई इकाइयों की संख्या का भाग दे देंगे तो हमें औसत आगम प्राप्त हो जाएगा। फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्तों को चित्र द्वारा बताइए। तो फर्म के संतुलन की पहली शर्त है कि सीमांत आय और सीमांत आगम जो है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये है सीमांत आगम और ये है सीमांत लागत। तो ये इस बिंदु पर क्या है? ये दोनों बराबर हैं। दूसरा, जिस बिंदु पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, तो ये सीमांत लागत वक्र नीचे से काट रहा है किसको? सीमांत आगम वक्र को। तो रेखा चित्र से हमें स्पष्ट है कि इस फर्म के संतुलन की 2 शर्तें हैं। पहला तो सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होना चाहिए। सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, और इसको आप लिखेंगे ऐसे रेखा चित्र का स्पष्टीकरण। थैंक यू।